हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एवन ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, बीच में किसी कारणवश हम लोग की वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब हम लोग कंटिन्यू है और कंटिन्यू रेगुलर वीडियो लेके आते रहेंगे हम लोग आप लोग के लिए। और आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है, इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था और उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज हम लोग स्पेशली जो बात करने वाले हैं वो गॉस थ्योरम पे बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और इस चैप्टर में समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि गॉस ने क्या कहा और इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉस का क्या योगदान रहा या किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, गॉस प्रमेय, गॉस एक साइंटिस्ट का नाम है, गॉस का प्रमेय, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। गॉस का प्रमेय, गॉस एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक थ्योरम दी थी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्या है थ्योरम, किस तरीके से ये डिफाइंड होता है और किस तरीके से हम इसके बारे में समझ सकते हैं, तो आइए सारी बातें करते हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात कि गॉस ने ये जो थ्योरम अप्लाई की थी वह किसी क्लोज पृष्ठ पर की थी, यानी कोई सरफेस ऐसा होना चाहिए जो क्लोज्ड होना चाहिए, लाइक दैट उसका शेप कुछ भी हो, जैसे कोई भी शेप का हो, किसी भी शेप का हो, लेकिन वो क्लोज्ड होना चाहिए, किसी भी शेप का होना चाहिए लेकिन वो क्लोज्ड होना चाहिए। यदि वो ओपन सर्किट है तो उस ओपन सर्किट के अंदर गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं होता है। इसके अंदर हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। मीन्स क्या है कि यानी कि किसी भी सरफेस पर या किसी भी आकृति पर यदि गॉस थ्योरम को हमें अप्लाई करना है तो उस गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए वो सर्किट जो होना चाहिए, वो आकृति जो होनी चाहिए वो क्लोज्ड होनी चाहिए, पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए। यदि ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट पे गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं होता है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात। दूसरी बात कि गॉस थ्योरम ने क्या कहा या गॉस ने अपने प्रमेय के अंदर क्या कहा और किस बातों पे हमें इसके बारे में पढ़ना है, तो आइए समझते हैं और आगे बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों को बता दिया कि गॉस थ्योरम केवल क्लोज पृष्ठ पर ही या बंद पृष्ठ पर ही अप्लाई होता है। उसी आधार पर यदि हम लोग बात करें तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, गॉस ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा, उन्होंने कहा यदि कोई बंद पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है या रखी हुई है, तो उस कंडीशन में यदि उस पर चार्ज, सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, इस सरफेस पर क्यू चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि गॉस ने इस क्लोज सरफेस पर यदि चार्ज क्यू नॉट हो तो उस कंडीशन में उन्होंने कहा कि इस सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करने के बजाय अदर वर्ड हम कहें तो इस सरफेस से कितने नंबर ऑफ फ्लक्स इमिट होंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। मीन्स इसको दूसरे तरीके से समझे तो फाई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0, ये रहा। फिर से समझिए क्या हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यदि हमारे पास कोई सरफेस ऐसा है जो क्लोज्ड है और उस पर चार्ज क्यू नॉट है, तो उस कंडीशन में उस पृष्ठ से या उस सरफेस से कुल कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमिट होंगे, उस कंडीशन में हमें फार्मूला मिला या एक स्टेटमेंट मिली। उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं कि उस फार्मूले की वैल्यू कितनी होगी। तो उसमें हमने कहा कि उस क्लोज सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस जो होंगी वो फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0 के इक्वल होंगी। अर्थात उन्होंने कहा कि उस टोटल सरफेस पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। ठीक है, तो ये बात रही इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, यानी कि ये स्टेटमेंट था गॉस का, गॉस ने इस स्टेटमेंट को कहा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फाई इज इक्वल टू Q/ε0, जहां फाई क्या है, फाई इज इक्वल टू वैद्युत फ्लक्स, क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश,
और एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो इसके बारे में आप लोगों ने पहले चैप्टर में बात कर चुका है। निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, जहाँ तक कि आप लोग को पता भी होगा कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है 8.85 इंटू 10⁻12 ये होती है। अब डिपेंड करता है कि ये तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी यूनिट क्या होती है। तो और आप लोग को पता है, यदि हम लोग फिजिक्स के बारे में यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो फिजिक्स में यूनिट कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए इसके बारे में समझ लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी वो होगी कूलम्ब स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये रही एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। आई होप ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। गॉस ये बहुत ही देखने में तो बहुत छोटा सा टॉपिक लग रहा है, एक छोटा सा स्टेटमेंट लग रहा है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे क्लास 12th के लिए, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस इसके अंदर अभी हमें पढ़ने हैं और एप्लीकेशंस के साथ साथ हमें ये भी जानना है कि ये सारी वैल्यू किस तरीके से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज पार्टिकल के या किसी चार्ज सरफेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग समझते हैं। दोस्तों जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई के बारे में, ये सारी बातें तो आप लोग देख ही लिए। एक और बात करते हैं फिर उसके बाद न्यूमेरिकल पे आते हैं। जो दूसरी बात हम लोग करना चाह रहे हैं वो ये कि यूनिट ऑफ फाई क्या होगा, यूनिट ऑफ फाई और डायमेंशन ऑफ फाई, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानते ही हो क्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट आता है। कहाँ से? गॉस थ्योरम से, गॉस थ्योरम एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे क्यू की यूनिट क्या होगी, कूलम्ब, आप लोग को पता ही है, और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी ये आपको अभी निकाल के हमने दिया। तो हम क्या लिखेंगे, कूलम्ब स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एक कूलम्ब से एक कूलम्ब कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम्ब, ये आपका मात्रक हो गया। और नेक्स्ट डायमेंशन की बात कर लें तो डायमेंशन जो होगा इसका, न्यूटन के बारे में तो आप लोग जानते हो, mLT-2 L2 अपान 80, जिसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको टोटल ओवरऑल मिल जाएगा mL3T-3A-1। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए इस पे आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस को करते हुए समझेंगे कि गॉस थ्योरम किस तरीके से एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहली चीज़ कि चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज है, सरफेस है और उसके ऊपर चार्ज है तो चार्जेबल है। तो स्पेशली क्या हो सकता है, मेटल हो सकते हैं, मेटल हो सकते हैं, मेटल के अंदर ये सारी बातें होती हैं। तो ठीक है, मेटल हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो जो नॉन मेटल हो और जिसके ऊपर चार्ज हो। तो देन इन सब चीज़ों की बात करेंगे लेक्चर के अंदर और भी, लेकिन फिलहाल अभी हम बात करने वाले हैं कि एक मेटल है, मेटल है तो और मेटल के सरफेस पे यदि चार्ज है तो उस कंडीशन में क्या इफेक्ट आएगा। तो आप लोग को पता है कि यदि मेटल है तो मेटल के सरफेस पे चार्ज होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बात ये समझने लायक है कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला तो हम बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या हम ये कह दें कि ये हमारी एक पृष्ठ है, एक सरफेस है, इस सरफेस पर कोई चार्ज नहीं, इस सरफेस से बाहर ये क्यू नॉट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्यू नॉट चार्ज यहाँ पे है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाई ई निकालिए। क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? क्या जी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि गॉस ने ये कहा कि फाई इज इक्वल टू क्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट। बात ठीक है, हम भी मानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने कहा कि ये जो क्यू होना चाहिए वो इनर द चार्ज होना चाहिए। इनर द चार्ज का मतलब क्या है? इनर द चार्ज यानी कि ये क्यू नॉट की वैल्यू इनर होनी चाहिए, इन द चार्ज होना चाहिए, यानी सरफेस के अंदर होनी चाहिए, सरफेस के बाहर नहीं होनी चाहिए। तब उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
तो आइए इसी पे कुछ क्वेश्चन करते हैं और आप लोग को समझ में आएगा इसके बारे में। तो देखते हैं फिर। जैसा कि आप लोगों ने अभी गॉस थ्योरम पढ़ लिया, ठीक है, तो उसी पे हम लोग भी बात करने वाले हैं कि इस गॉस थ्योरम को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और छोटे से क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। जैसा कि हम ये कह दें कि आपके पास ये सरफेस है, ये सरफेस है, इस सरफेस पर चार्ज Q0 है, जहाँ पे Q0 की वैल्यू 6 माइक्रोकूलम है। उस कंडीशन में यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे पूछा जाए तो आपको पता है कि एक फार्मूला हमारे पास है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्साइलन नॉट, क्यू बाई एप्साइलन नॉट। क्यू नॉट भी आप लिख सकते हो, जहाँ पे क्यू नॉट की वैल्यू आपको गिवन है और एप्साइलन नॉट की वैल्यू आपको पता ही होती है। उस दोनों कंडीशन में आप वैल्यू पुटअप करोगे, 6 × 10⁻⁶ अपान 8.85 × 10⁻12, जिसे आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 6/8.85 × 10⁻⁶ × 10⁻12, ऊपर जाएगा +12 इज इक्वल टू 6/8.85 × 10⁻6, जिसे आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद अप्रॉक्स जो वैल्यू आ जाएगी, हम इसको लिख लेते हैं 60/8.85, 2 जीरो से कैंसिल कर दीजिए, ये बढ़ जाएगा 10⁵। अब इस कंडीशन में इसकी जो वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्स, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, 60/8.85 × 10⁵, जिसे आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा लगभग 7 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁵। यूनिट क्या हो जाएगा आप लोग को पता ही है, कूलाम। यहाँ पे क्योंकि Q0 की वैल्यू कूलाम ही होती है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसको कैलकुलेट करने पे अभी हमने लिखा था न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, ठीक है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना ईजी क्वेश्चन करा रहे हैं, इतने ईजी क्वेश्चन में सर इससे क्या होने वाला है, ये तो ना तो 12th में पूछा जाएगा ना तो इससे आगे पूछा जाएगा, तो इतने ईजी क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं। भाई देखो अभी स्टार्ट चल रहे हैं ना, तो पहली सीढ़ी से चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, पर शुरू करते ही यदि छत पे पहुंच गए तो फिर उस कंडीशन में लगेगा कि या फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होगी या तो फिर बहुत तेज़ है हम लोग, तो अच्छी बात है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन के लेवल को थोड़े से बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा कठिन करते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक प्लेट है आपके पास, एक प्लेट है, आप समझ पा रहे होगे। फिगर बहुत गंदा बन गया है, थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, फिर गंदा ही बन रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ये प्लेट का सेंटर है, ठीक है। इस प्लेट की जो लेंथ है वो ए है, ए है, ए है और ये भी ए है। क्वेश्चन आपका ये है कि इस प्लेट के सरफेस से, इस प्लेट के सरफेस से a/2 डिस्टेंस पर, समझिएगा आप, जैसे कि ये प्लेट है, इस प्लेट की लेंथ आपको हमने दे दी a, और इस प्लेट से a/2 डिस्टेंस पर, a/2 डिस्टेंस पे यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट एक चार्ज रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है Q0, जिसकी वैल्यू क्या है Q0। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन आपसे ये है पहला कि इससे कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमिट होंगे, ये आपसे क्वेश्चन रहा, ठीक है। पूरी वैल्यू यदि वेरिएबल्स में है तो आपको आंसर भी वेरिएबल्स में आएंगे, तो नॉर्मल वैसे ही सॉल्व करिए। चलिए ठीक है, तो आप ये सोचिए और जल्दी से बताइए। वीडियो को पॉज करिए, आराम से सोचिए, क्वेश्चन लगाइए, फिर उसके बाद वीडियो को आगे देखिए। फिर से क्वेश्चन को हम समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ये हमारे पास प्लेट है, इस प्लेट की
लेंथ जो है वो a है, मतलब कि कहने का कुल मतलब ये है कि एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, एक वर्गाकार प्लेट है। तो उस कंडीशन में उस प्लेट के सेंटर पर, सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर, a/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है Q0, ठीक है। अब वो चार्ज Q0 रखा हुआ है इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से, तो उस कंडीशन में ये जानना है कि इससे कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी एमिट होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आपको समझ में आ रही होगी क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए आइए समझते हैं, क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया गया है, समझते हैं कि आंसर क्या होगा। देखो भाई, अभी गॉस थ्योरम जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने आप लोगों को कहा कि भाई ये गॉस थ्योरम जो अप्लाई होता है वो केवल और केवल क्लोज सरफेस पे अप्लाई होता है। किस पे? क्लोज सरफेस पे। क्या ये क्लोज्ड है क्या? नहीं, क्लोज नहीं ना दिख रहा है। एक प्लेट है, एक प्लेट से ऊपर कहीं रखा हुआ है तो क्लोज तो हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो भाई क्लोज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ से होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, बिल्कुल। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ठीक है, आराम से। आप एक चीज़ समझो, यदि प्लेट है, प्लेट से a/2 डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ये सारे साइज सेम है, तो क्यों ना एक क्लोज सरफेस बना लिया जाए इसका। ठीक है, आइए देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? कुछ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। क्या दिख रहा है भाई? ये क्या दिख रहा है? एक शेप दिख रही है सर। कैसी दिख रही है? क्यूब है, क्यूबाइड है? सर सारा लेंथ सेम है तो कंफर्म है क्यूब होगा, घन होगा, ठीक है। अघन होगा तो आप एक चीज़ समझो, ये वाली प्लेट हमने दे रही है आपको। कौन सी वाली? ये वाली हमने आपको दी है। इसी से a/2 डिस्टेंस पे है। कहाँ पर? a/2 डिस्टेंस पे क्या है? एक Q0 चार्ज है, ठीक है। क्या है? Q0 चार्ज है। अब ये आप ध्यान से देखो, यदि सारे लेंथ a है, ये भी लेंथ a है, ये भी लेंथ a है, यानी कि सभी के सभी लेंथ क्या है? a है। तो क्या ये क्लोज सर्किट अब दिख रही है? क्या क्लोज सर्किट दिख रही है? यदि क्लोज सर्किट दिख रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई निकलेगा कि नहीं निकलेगा? फाई निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। यदि फाई निकलेगा तो उस कंडीशन में आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है। कौन सा? गॉस चच्चा का देख लेते हैं क्या है। Q0/ε0, फाई इज इक्वल टू Q0/ε0। ये फार्मूला पढ़ के आया है। तो ये क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज है, और हमने भी पहले ही कहा था कि चार्ज इनर द सरफेस होना चाहिए, आउट द सरफेस नहीं होना चाहिए, इनर द सरफेस होना चाहिए। तो इस सरफेस के अंदर है ये, ठीक है। तो इस कंडीशन में यदि पूछा जाए हमसे कि कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमिट होंगे, तो भाई देखो एक चीज़ समझो आप ध्यान से, टोटल कितने सरफेस थे? ठीक है, 6 सरफेस है ना। नहीं समझ में आ रहा है? आप एक चीज़ समझो, यदि आपके पास ये ऐसी आकृति हो तो इसमें कितने सरफेस हैं? 1 2 3 1 4, ये सामने वाला एक, इसके ऊपर 5 और इस एक नीचे 6, टोटल 6 सरफेस है। लेकिन हमें कितने सरफेस से चाहिए? हमें क्वेश्चन में तो केवल एक ही सरफेस से चाहिए ना। इस सरफेस से कितने निकलने हैं? तो भाई देखो, टोटल सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? फाई इज इक्वल टू Q/ε0। Q0 लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे चार्ज की वैल्यू Q0 है, ठीक है। ये तो ठीक है, लेकिन हमें तो चाहिए जो, वो कितने सरफेस से चाहिए? एक सरफेस से ना। तो जितने भी सरफेस हैं, टोटल 6 सरफेस है और सबकी एरिया सेम है। तो सबकी एरिया सेम है तो हर एरिया से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो सेम होगा। लेकिन हमें एक एरिया से चाहिए या एक प्लेट से चाहिए, तो उस कंडीशन में हम क्या कर दें? Q0/6 × ε